morning. Hello everyone. Today we will study about chemical industries of India. Chemical industries means the industries which use various chemicals as raw materials, like pharma industry, fertilizers industry, और फर्टिलाइजर्स के अलावा इंसेक्टिसाइड्स, these are some of industries which use some chemicals as raw materials. First of all, we start with fertilizers industry. Fertilizers industry. अब देखो, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स अपने इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है, और देख दो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, फास्फोरस, जिंक, इस तरीके के काफ़ी फर्टिलाइजर्स, और अमोनियम फॉस्फेट, ये कुछ मेजर फर्टिलाइजर्स है जिनका प्रोडक्शन इंडिया में किया जाता है। अब देखो, कई कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स भी होते हैं जो किस किस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स होते हैं जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, इनके कॉम्बिनेशन से बनता है। नाइट्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर पोटास, P फॉर फास्फोरस एंड K फॉर पोटाश। अब फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों इंडिया में आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो ये पोटाश है, इसमें इसके इंडिया में कोई रिजर्व नहीं है, नॉट ए सिंगल रिजर्व। तो पोटाश क्या करती है गवर्नमेंट, पूरा का पूरा अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करती है, यानी पोटाश के कोई रिजर्व्स इंडिया के अंदर नहीं है। इसलिए पोटाश पूरा क्या करती है गवर्नमेंट, इंपोर्ट करती है। अब देखो, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो थे उनका प्रोडक्शन इंडिया में बड़े स्केल पर नहीं होता, लेकिन जब 1966 के बाद में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा किनका यूज़ किया गया, फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया गया। और फर्टिलाइजर्स के बेनिफिट्स जो अचानक से बदलाव आए, अचानक से चेंज आए, प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गया, तो लोगों ने क्या किया, फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना शुरू किया, और फर्टिलाइजर्स की डिमांड बहुत बड़े स्केल पर बढ़ गई। इससे क्या हुआ, फिर इन फर्टिलाइजर्स की इंडस्ट्री डेवलप हुई, नॉर्थ इंडिया में डेवलप हुई, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, साउथ इंडिया में डेवलप हुई तमिलनाडु, केरला, इन स्टेट्स में डेवलप हुई साउथ में। इसके अलावा देखो और भी कुछ स्टेट्स हैं
जो फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन करते हैं। अदर प्रोड्यूसर्स में अगर हम देखें तो राजस्थान में मेन आता है कोटा। कोटा को इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ राजस्थान कहा जाता है। बिहार, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं। इसके अलावा असम, वेस्ट बंगाल, तो ये अदर इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन करते हैं। बाकी मेनली इन स्टेट्स के अंदर केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन होता है। अब बात करें सीमेंट इंडस्ट्री। नेक्स्ट है सीमेंट इंडस्ट्री। देखो, सीमेंट इंडस्ट्री की शुरुआत जो है फर्स्ट कोशिश हुई थी जिसमें जो सी सेल्स होते हैं, सी सेल्स माने सी के अंदर सीप वगैरह, मोती वगैरह ऐसे जो होते हैं, उन सेल्स को यूज करके और फिर उनसे सीमेंट बनाने की कोशिश की गई। लेकिन वो क्या हुआ, फ्लॉप हुआ। फोर्ट ग्लेस्टर ऐसे कोई जगह थी। उसके बाद में फिर गुजरात में इसकी शुरुआत की गई। गुजरात में फर्स्ट सक्सेसफुल सीमेंट इंडस्ट्री लगी और फर्स्ट जो अनसक्सेसफुल थी वो लगी थी चेन्नई में 1904 में। उसके बाद में गुजरात के अंदर पोरबंदर जो जगह है, पोरबंदर प्लेस के ऊपर फिर फर्स्ट सक्सेसफुल इंडस्ट्री लगी सीमेंट की इंडिया की। अब उसके बाद में फिर इसका प्रोडक्शन डे बाय डे बढ़ता ही गया और राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जो सीमेंट के प्रोडक्शन में इंडिया के और इंडियन ओरिजिन के ऊपर एक लीडिंग स्टेट्स के रूप में सामने आए। देखो, जैसे आयरन बेसिक इंडस्ट्री है वैसे ही सीमेंट भी क्या है, बेसिक इंडस्ट्री है। बेसिक इंडस्ट्री क्यों है सीमेंट? आज और कोई भी इंडस्ट्री जब बनेगी तो उसमें सीमेंट का रोल सबसे बड़ा होगा अदर इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने में, कंस्ट्रक्शन में। इसके अलावा रोड, रेलवे, इस तरह के कंस्ट्रक्शन के अंदर भी सीमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए सीमेंट को भी किस में इंक्लूड किया गया है, बेसिक इंडस्ट्री में। अब देखो, इसमें भी बल्कि यानी भारी रॉ मटेरियल यूज होता है जिसमें क्या क्या आता है, लाइमस्टोन, जिप्सम, कोल और सिलिका। ये सारे बल्कि रॉ मटेरियल से ये यूज होते हैं और प्रोडक्शन की प्रोसेस में सेम टू सेम आयरन की तरह इसका भी क्या होता है, वेट लूज होता है। अब देखो, इंडिया के अंदर जो सीमेंट का प्रोडक्शन होता है उसकी क्वालिटी क्या है, वर्ल्ड में बेस्ट मानी जाती है। और इंडिया से बनने वाली जो सीमेंट है वो कहाँ जाती है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ में। मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ किनको कहते हैं, मिडिल ईस्ट कहते हैं ईरान, इराक, दुबई वगैरह जो ये कंट्रीज हैं इनको मिडिल ईस्ट कहते हैं। इसके अलावा वेस्ट एशिया में और अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऐसी कंट्रियों के अंदर इंडिया से सीमेंट जो है, साउथ एशिया सीमेंट सप्लाई होती है। और इंडिया के अंदर कौन कौन से स्टेट है जो इसके प्रोडक्शन में लीडिंग है, तो देखो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ये कुछ स्टेट्स है जो लीडिंग है, जिनमें शुरू के जो ये 3 स्टेट्स है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, लगभग 40% प्रोडक्शन करते हैं पूरे इंडिया की सीमेंट का। राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ को सीमेंट सिटी ऑफ राजस्थान भी कहते हैं क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ी बेल्ट के अंदर
सीमेंट इंडस्ट्रियों का कंसंट्रेशन है, क्योंकि वहाँ पे लोकली आपको रॉ मटेरियल मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, जिप्सम मिल जाएगा, लाइमस्टोन मिल जाएगा, सिलिका मिल जाएगी, सभी जो रॉ मटेरियल है आपको वहीं पे लोकली मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। देखो आज का जो सर्विस सेक्टर है उसमें सबसे बहुत यानी काफ़ी बड़ा रोल है ट्रांसपोर्टेशन का, और ट्रांसपोर्टेशन की रीढ़ है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बिना ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कोई वैल्यू नहीं है। इसमें क्या क्या आता है ऑटोमोबाइल्स में? कार, बाइक्स, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, इस तरीके की जो इंडस्ट्रीज है वो इसके अंदर इंक्लूड है। अब देखो पहले इंडिया में हम इतने बड़े स्केल पर कार्स वगैरह का, व्हीकल्स का इतना प्रोडक्शन नहीं करते थे, लेकिन जब 1992 में इंडियन गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन की प्रोसेस को अडॉप्ट किया, यानी लिबरलाइजेशन की प्रोसेस अपनाई। लिबरलाइजेशन की प्रोसेस क्या थी कि इंडियन गवर्नमेंट पहले इंडियन इंडस्ट्रियों के ऊपर बाउंडेशन रखती थी, उन पर कंट्रोल रखती थी इंडियन इकोनॉमी पे, लेकिन लिबरलाइजेशन की प्रोसेस में क्या किया, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज़ लूज की, प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया कि आप प्रोडक्शन के सेक्टर में आइए और अपने प्लांट्स लगाइए, और फिर ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस हुई जिसमें बाहर की कंपनियों को भी क्या किया गया, इंडिया में आने के लिए इनवाइट किया गया। तो इसका एक फ़ायदा क्या हुआ कि इंडियन इंडस्ट्रियों को एक वे मिल गया डेवलप होने के लिए, और वो काफ़ी स्पीड से फिर 1992 के बाद में डेवलप हुई। जिसमें देखो ये इंडस्ट्री आपको कहाँ कहाँ मिलेंगी। देखो जो मेगा सिटीज़ हैं, दिल्ली के पास में एक नई सिटी, पहले इसका नाम गुड़गांव था, आजकल इसका नाम गुरुग्राम हो गया। पुणे, मुंबई, लखनऊ और चेन्नई, कोलकाता, जो भी मेगा सिटीज़ हैं उन सारों में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ का कंसंट्रेशन है। इंदौर, हैदराबाद, ये सब ऑटोमोबाइल हब्स के रूप में इंडियन इकोनॉमिक हॉरिजन के ऊपर डेवलप हुए। अब देखो कुछ इंडियन कंपनियां हैं, कुछ बाहर की कंपनियां भी है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, और कुछ इंडियन कंपनियां, जैसे इंडियन कंपनियों में टाटा 4 व्हीलर्स में और कमर्शियल व्हीकल्स में महिंद्रा, ठीक है, ये कुछ कंपनियां ऐसी है। 2 व्हीलर्स के अंदर बजाज, 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स में, 2 व्हीलर्स में हीरो। तो ये कुछ कंपनियां हैं जो इंडियन हैं, कुछ कंपनियां बाहर की हैं। अब देखो नेक्स्ट है आईटी एंड इलेक्ट्रिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का कंसंट्रेशन कहाँ कहाँ है इंडिया के अंदर। पहले ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में क्या क्या प्रोडक्शन होता है। देखो टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो, कंप्यूटर्स, यही सब आते हैं। डोमेस्टिक मशीन्स, इसमें क्या आएगा, अपने फ्रीज, एयर कंडीशनर, ये सब आएंगे, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी के से
रन होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, उसमें वो सब चीज़ें इसके अंदर आएंगी। और आईटी के सेक्टर में काम आने वाले कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, टेलीकम्युनिकेशन के लिए मोबाइल्स, ये सब इसी के अंदर आएंगे। अब देखो इंडिया में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का कोई हब है तो वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु में ही लगभग सारी बड़ी जो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी इंडस्ट्रियां हैं वो उनका कंसंट्रेशन है। और ऐसे यूएस के अंदर अमेरिका में एक जगह है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में एक जगह है जिसका नाम है सिलिकॉन वैली। ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां हैं उनके हेड ऑफिस, उनके प्लांट्स यूएस की सिलिकॉन वैली के अंदर कंसंट्रेटेड है। सेम टू सेम इंडिया में जितनी बड़ी आईटी कंपनियां हैं उनके प्लांट्स, उनके कंपनीज, उनके ऑफिसेज बेंगलुरु में ज़्यादा है, इसलिए बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली ऑफ ईस्ट। क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट की सिलिकॉन वैली है। यानी ईस्टर्न कंट्रीज जो प्लेस यूएस के अंदर सिलिकॉन वैली का है वही प्लेस एशिया के अंदर बेंगलुरु का है। इसके अलावा सेम वही कंट्रियाँ जो हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पढ़ी थी, सिटीज सॉरी, वही दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, ये सारी जो प्लेस है यहाँ पर इन इंडस्ट्रीज का कंसंट्रेशन है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंडिया का एक बहुत बड़ा मार्केट है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज का। यानी इंडिया में सॉफ्टवेयर डेवलप करना, सॉफ्टवेयर को रन करना और आईटी सेक्टर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके कॉल सेंटर्स चलाना, उनको डील करना, ये सारे काम बेंगलुरु में और बड़ी बड़ी जो मेगा सिटीज़ है वहाँ पर होते हैं। अब देखो जो मेजर इंडस्ट्रीज़ थी वो हमने आज पढ़ ली। मेजर इंडस्ट्रीज़ में हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने शुरू किया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की डिफाइन से। डिफाइन के बाद में इंडस्ट्रीज़ के टाइप्स ऑन वेरियस बेसिस, ऑनरशिप के बेसिस पे, रॉ मटेरियल के बेसिस पे, फिनिश गुड्स के बेसिस पे और इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल के बेसिस पे, इन सब के बेसिस पे इनके टाइप्स देखे। फिर मेजर इंडस्ट्रीज़ पढ़ी जिनमें हमने एग्रीकल्चर बेस में कॉटन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री पढ़ी, मिनरल बेस में आयरन, एल्यूमिनियम पढ़ी और इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, ये सब हमने पढ़े। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि ये जो इंडस्ट्री है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट का तो सिंबल है, लेकिन साथ में इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या है? देखो हर चीज़ के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इंडस्ट्रीज़ का पॉजिटिव एस्पेक्ट तो क्या है कि इंडस्ट्रीज जब लगेंगी तो देखो दोनों चीज़ें हम देखते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स, दोनों देखते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट में क्या होगा? देखो जो रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से इनसे मिल पड़ता है उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी किसानों को अच्छा पैसा मिलेगा। दूसरा इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन सुधरेगी, लोगों की इकोनॉमी डेवलप होगी। ठीक है, सारी बातें सही है, इकोनॉमी डेवलप होगी। फिर और क्या होगा? सेल्फ डिपेंडेंट बनेगी कंट्री, यानी किसी भी चीज़ के लिए उसको दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड रहना नहीं पड़ेगा। और सस्ता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा कंट्री का।
अब इसके नुकसान भी देख लो। लोगों को रोजगार तो मिलेगा, लेकिन साथ में सबसे बड़ी बात देखो, इंडस्ट्रीज होंगी तो उनके साथ साथ अर्बनाइजेशन भी होगा। लोग एग्रीकल्चर जैसी जो एक्टिविटीज़ है, यानी प्राइमरी जो एक्टिविटीज़ है, उनको लोग लीव करेंगे, तो इनको रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड कराएगा? इससे क्या होगा? एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स है उनकी कमी आएगी, यानी उनकी शॉर्टेज होगी और वो महंगे होंगे। फिर अर्बनाइजेशन होगा तो आपको ध्यान है स्लम्स की प्रॉब्लम होगी शहरों में, बेटर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाएंगी वहाँ पे लोगों को। और सबसे इम्पोर्टेंट रह गया पॉल्यूशन। पॉल्यूशन हर तरह का, सॉइल भी पॉल्यूट होगी, वाटर भी पॉल्यूट होगा, लैंड भी पॉल्यूट होगा, नॉइज़ पॉल्यूशन भी होगा, यानी साउंड भी पॉल्यूटेड होगा। यानी हर तरह के से इंडस्ट्रियाज क्या है? पॉल्यूटिंग है। तो ये इनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। तो इन नेगेटिव इम्पैक्ट्स को ज़्यादा डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे।